टू स्टडी लवर्स सोना। आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, फैमिली सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास की पॉलिटी चैप्टर 6 गांव का प्रशासन। मीन्स गांव में किस तरीके से प्रशासन काम करती है, पुलिस स्टेशन जो है वो किसके किस एरिया में आता है, और कोई भी अपना रपट या एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं तो वो किस किस क्षेत्र में जाते हैं, ये अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो कहानी है ना वो एक मोहन और रघु नाम के लड़के की कहानी है। ठीक है, मोहन और रघु नाम के लड़के की कहानी है इसमें दोनों की। जो दोनों का खेत जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इधर मोहन का खेत है और इधर आपका रघु का खेत है। लेकिन रघु क्या करता है, बेईमानी से मोहन का भी खेत को अपने खेत में मिला लेता है। ठीक है, उसके खेत को भी अपने खेत में मिला लेता है। तो इसमें डिस्कस किया गया है कि जो भारत है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, जिसमें कि पानी, बिजली, सड़क, ये सब की ज़रूरत को पूरा करने का कोई आसान काम तो है नहीं। मतलब कोई भी काम आसान है नहीं। इतने सारे करोड़ों अरबों की आबादी में कोई एक ही इंसान इस सब को संभाल नहीं सकता है। उसकी डिवाइडेड में बटी हुई है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग काम होता है। कोई राजस्व का काम करता है, कोई ज़मींदार का काम करता है, कोई लेखा जोखा का काम करता है। सबके अलग अलग काम होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ज़मीन का भी जो पेपर्स होते हैं, जो दस्तावेज होता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है। कुछ लोगों में जो विवाद होती है उस विवाद को भी निपटारा करना पड़ता है। तो वो कौन करता है, कोर्ट कचहरी करती है, कोर्ट करती है। ठीक है, कोर्ट को भी क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक है आपका जो कि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है। ठीक है, दूसरा आपका स्टेट में कोर्ट है, और तीसरा आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका स्टेट में, और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से कोर्ट को भी डिवाइडेड किया गया है। फिर उसके बाद में ये सब जो प्रशासन है उन सबको भी अलग अलग काम होती है, उन लोगों की भी अलग अलग क्षेत्र होती है। तो ये सबको अलग अलग जोन में, अलग अलग क्षेत्र में सबको अपना अपना काम दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का भी काम अलग होता है। इस तरीके से सारे काम को डिवाइड करके किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है रघु है। ठीक है, और ये है मोहन। तो ये बहुत ही गरीब बेचारा रहता है और ये बहुत ज़्यादा अमीर रहता है। इसके जो चाचा होते हैं ये गांव के सरपंच होते हैं। ये दोनों क्या करता है, आपस में झगड़ा कर लेता है। ये जो यहाँ पे इसका ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इधर जो है वो मोहन का है और इधर रघु का ज़मीन है। ठीक है, तो ये कि रघु क्या करता है, मोहन का भी ज़मीन को अपने ज़मीन में मिला लेता है और मिला के बेईमानी करता है। फिर उसके बाद में रघु जो है वो बहुत ज़्यादा मोहन को पीटता है, मारता है इधर उधर। मीन्स उसके पैर हाथ में चोट लग जाते हैं। किसी तरीके से इसको मोहल्ला गांव वाले जो होते हैं वो मोहन को बचाते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। ठीक है, और ये जो मोहन है, मोहन का जो दोस्त है वो कहीं पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तो वो मोहन को आइडिया देता है कि तुम क्यों नहीं जा कर के पुलिस स्टेशन में रघु के विरुद्ध रपट लिखवा लेते हो। इस तरीके से वो कहता है मोहन से। ठीक है, मोहन क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि वो एक किसान है। ठीक है, जो कि खेती परिवार में थोड़ा सा उसको ज़मीन है और उसमें वो अपना खेती करता है। बहुत साल उसको बहुत पुराना खेती, बहुत सालों से वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा होता है, खेत में लगा हुआ रहता है। दोनों जो है, दोनों के खेत एक छोटे से मोड़ से अलग रहता है। ठीक है, सुबह शाम रघु और वो मोहन जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बस वही सब वो उसी सब को बात को यहाँ पे दोहराया गया है जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, रघु जो है एक मजदूर को बुला करके उसको पीटता है मोहन को, और मोहन पे भी वो चिल्लाता है, हल्ला करता है। फिर बाद में पड़ोसी जो है वो किसी तरीके से आकर के मोहन को बचाता है और उसको मरहम पट्टी करके ले जाता है। फिर उसके बाद में उसी का दोस्त आता है जो किसी पोस्ट ऑफिस में काम करता है। वो उसको सुझाव देता है मोहन को कि क्यों ना तुम अपने स्थानीय पुलिस थाने में जा कर के रपट लिखवाते हो। लेकिन जब मोहन का दोस्त कहता है कि क्यों नहीं तुम अपने स्थानीय थाने में जाकर रपट लिखवाते हो, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं आसपास के वो उसे बोलते हैं कि रघु बहुत ज़्यादा पहुंच वाला, दूर पहुंच मतलब दूर पहुंच का वो इंसान है। शायद उसको बहुत सारे
पुलिसों से दोस्ती होगी तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से उसको डराते धमकाते हैं मोहन को। फिर उसके बाद में मोहन किसी तरीके से वो पुलिस के पास थाना तो चला जाता है, फिर वहाँ पे वो रपट लिखवाता है। तो जैसे कि कोई भी एरिया हो तो एरिया वाइज ना पुलिस थाना बटा हुआ रहता है। जैसे कि मैं जमालपुर से हूँ, ठीक है, जमालपुर से हूँ, तो जमालपुर में जितने भी, जमालपुर तो खैर बहुत बड़ा हो गया, जमालपुर में एक एक एरिया है, ठीक है। तो उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो आदर्श थाना जमालपुर जाएंगे अपनी रपट एफआईआर लिखवाने के लिए। लेकिन जस्ट थोड़े दूर पे ईस्ट कॉलोनी थाना पड़ता है। तो ईस्ट कॉलोनी थाना के जो भी लोग होते हैं वो ईस्ट कॉलोनी थाना के पुलिस स्टेशन में अपना रपट लिखवाएंगे या एफआईआर करवाएंगे। वो आदर्श थाना में आकर के नहीं लिखवाएंगे, ना ही उनका कोई सुनेगा। जो ईस्ट कॉलोनी थाना के जिस मोहल्ले में जो पड़ता है वो ईस्ट कॉलोनी थाना आकर के अपना लिखवाएंगे। मैं रियल लाइफ को इस बुक से कनेक्ट करके डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि किताबी भाषाएं हैं वो अगर जल्दी समझ में नहीं आती जब तक कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो यहाँ मेरा समझाने का सेंस यही था। तो इसमें कहा गया है कि पुलिस थाना का क्षेत्र, सबकी अलग अलग थाना होती है, सबका अपना अपना अलग क्षेत्र बटा हुआ रहता है। तो मोहन जिस गाँव या मोहल्ले में रहता है उसका क्षेत्र भी बटा हुआ है, वो अपने उसी क्षेत्र के गाँव में जाकर के रपट लिखवाएगा, क्योंकि उसके क्षेत्र में जो भी दुर्घटना मारपीट होगी वो रपट वही थाना वाला लिखेगा। अदर कोई भी थानेदार जो है जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही वो उसका रपट लिखेगा। तो जो मोहन के जो एरिया में थाना आते हैं वो वहाँ पे रपट लिखवाने जाता है, लेकिन वहाँ के जो थानेदार है वो उसकी रपट नहीं लिखते हैं, इनकार कर देते हैं। अरे छोटा मोटा है, इतना सा क्या लिखना है, नहीं लिखना है, वो लिखता नहीं है, उसको दुरदुरा देता है, भगा देता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसमें कहा गया कि आपके घर में चोरी हो या किसी थाने में जाकर हर किसी शिकायत दर्ज करवाएंगे, ये सब जो है छोटा मोटा पॉइंट्स लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में है कि पुलिस थाने में होने वाला काम, थाना है तो थाना में लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या उसमें काम होती है, ये सब इसे डिस्कस करेंगे। तो मोहन जो है वो थानेदार के पास गया और पूरा मामला वो बताता है, लेकिन थानेदार जो है उसकी शिकायत को लिखना नहीं चाहता है और उसको बेरुखी से जो है उसको भगा देता है कि छोटी मोटी की जांच पड़ताल के लिए समय नहीं है, ऐसा कह करके मोहन को भगा देता है। जबकि मोहन अपना घाव भी दिखाता है, ठीक है, फिर भी उस थानेदार को कोई असर नहीं होती है। मोहन हैरान हो जाता है कि आखिर मेरा ये शिकायत दर्ज कर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। जो मोहन है ना वो कहता है अपने मन में कि आखिर मेरा शिकायत दर्ज कर क्यों नहीं रहा है। फिर मोहन जो है वो बाहर चला जाता है और फिर जो पड़ोसी है उसको बुला करके वो पूछता है, देखता है कि मेरा रपट क्यों नहीं लिखवाया जा रहा है। मोहन की आँख के सामने पीटा गया था, ठीक है, मोहन को जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, उन्हें पीटा गया था, फिर उसे गंभीर चोट भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो उसी हाल में गया था। फिर भी उसका घाव देख करके, चोट देख के थानेदार उसकी रपट नहीं लिखती है और अंत में थानेदार राजी हो जाता है। इतनी सारे उसके मोहन के बोलने पर फिर वो राजी हो जाता है और उसका शिकायत लिख कर देने को कहता है और कहता है कि अगले दिन हवालदार घटना की जांच पड़ताल करेंगे। इसी तरीके से जस्ट हमारे लाइफ में भी होता है। अब ये तो काम हो गया क्या, पहला जो थानेदार है उसकी काम है रपट लिखना, वो रपट लिख लिया। अब इस शिकायत की जांच के लिए वो किसी हवालदार को भेजेगा या किसी को वो भेजेगा, वो उसका जांच पड़ताल करेगा। लेकिन ये थाना वाला का काम क्या है, किसी पटवारी को भेजना, ठीक है, क्योंकि ज़मीन का जो भी काम होता है ना वो पटवारी करते हैं। राजस्व का जो विभाग है वो उसके अंदर आता है। आप लोग सुने होंगे कि पटवारी की कुछ वैकेंसी वगैरह निकलती है, तो पटवारी का काम क्या होता है, जो ज़मीन है ना वो किसका किस क्षेत्र में आता है। जैसे कि मान लीजिए ये राम है, ये राम का इतना सा ज़मीन है और ये श्याम है, श्याम का इतना सा ज़मीन है। तो ये इस ज़मीन की और इस ज़मीन की जो लेखा जोखा होती है ना वो पटवारी के अंदर होता है, वो राजस्व के अंदर होता है, पटवारी ही इसका काम करता है, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो होता है ऊपर ये डीएम होते हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिला अधिकारी होता है। उसके बाद तहसीलदार का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पटवारी का काम होता है। तहसीलदार जो होते हैं वो पटवारी के काम को देखते हैं कि वो किस तरीके से
लेखा जोखा रख रहा है या नहीं रख रहा है, इस तरीके का काम तहसीलदार का होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो थाना का काम हो गया है, थाना का काम हो गया। अब काम यहाँ आ रहा है क्या, पटवारी का। पटवारी का काम क्या होता है कि वो आता है और देखता है, फिर उसका जो वो रिकॉर्ड्स है, मीन्स रघु का और मोहन का जो ज़मीन वो लिया होगा, उस समय वो खाता खसरा नंबर ऐड करवाया होगा। उसकी कितनी ज़मीन है, कितनी स्क्वायर फीट है, ठीक है, कितनी स्क्वायर फीट है, नहीं है, वो सारा खाता खसरा नंबर वगैरह रिकॉर्ड उसी टाइम हो जाता है। तो पटवारी का काम होता है जांच करना, ये सब ज़मीन को नापना, फिर उसका रिकॉर्ड करना, ये सब पटवारी का काम होता है। ठीक है, अलग अलग राज्य में जो है ना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे लोग पटवारी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे इसको लेखपाल कहा जाता है, कहीं पे इसको कर्मचारी कहते हैं, कहीं पे ग्राम अधिकारी कहते हैं, तो कहीं पे इसको कानूनगो कहते हैं। यह हमारा क्या करता है, जितना भी ज़मीन है ना, ये ज़मीन का लेखा जोखा रखता है। कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसे प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के जिम्मेदार होता है। उसका काम है जो भी नक्शा वगैरह होता है ना, उस रिकॉर्ड को वो रखता है। यहाँ पे भी उसी बात को बताया गया है जो मैं पहले बताई थी। खाता खसरा यानी रजिस्टर विवरण को देखना पड़ता है। जो भी, जैसे कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो उस ज़मीन की भी रिकॉर्ड जो होगी वो आपके पटवारी के पास मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। आपका जो नगर पालिका है वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी रिकॉर्ड्स वहाँ पे मिल जाएगी पटवारी के पास। फिर वो आता है पटवारी और फिर वो खेत नापता है। कई जगह पे एक लंबी लोहे का मतलब गाड़ा हुआ रहता है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये इधर वाला राम का हो गया, इधर वाला श्याम का हो गया, तो ये ज़मीन जो है ना दोनों मिल जाएगा। इसलिए इसके बीच में तार सा कुछ बांध दिया जाता है, जिसको कि जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जरीब भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जरीब भी कहा जाता है। पटवारी किसान की भूमि पर इकट्ठा करता है और सरकार अपने क्षेत्र में उगने वाले फसल में भी जानकारी देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि जो पटवारी है ना, वो मोहन और रघु के जो खेत है उसको नाप के देखता है। अब तो यहाँ पे देखिए पटवारी आ गया। अब तो रघु यहाँ पे बेईमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब रघु अपना ज़मीन लिया होगा तब उसका जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो तो पहले से ऐड होगा ना। तो जो पटवारी आएगा तब उसको देख करके मोहन का जो खेत होगा वो मोहन को वापस मिल जाएगा, और जो रघु का अपना रियल नाप होगा वो रघु को मिल जाएगा। तब रघु यहाँ पे बेईमानी नहीं करेगा, वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या कि नहीं, वो नक्शे से मिलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे। ये कुछ कुछ मतलब लिखा हुआ है, गांव के लोग पटवारी कैसे संपर्क करते हैं, ये सब। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ना, ये रिकॉर्ड्स है, खाता खसरा है। ठीक है, जैसे कि मोहन हो गया, फिर बलराम, राजा राम, अमर अमरापुरा, ये सब ज़मीन का है। फिर नहीं है, फिर उसके बाद में ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ, कितना हेक्टेयर में, ये लिखा। इसी तरीके से खाता खसरा नंबर होता है, और ये रघु का दिखाया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है वो मोहन के खेत जो है, मोहन का खेत दिखाया गया है जो कि दक्षिण में पड़ता है, और फिर ये आपका उत्तर में दिखाया गया है। रघु का ज़मीन दिखाया गया है, बीच में इसको सीमा डाला गया है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। उसी तरीके से जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपका ज़मीन है, वहाँ पे भी उसी तरीके से दिया हुआ रहता है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है आपके और आपके पड़ोस वाले मोहल्ले का। सब वहाँ से आप रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड जो है ना, वो खाता जब आप निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं निकलता है, उसमें एप्लीकेशन देना पड़ता है कि किस ज़रूरत से आप निकाल रहे हैं, उसमें कुछ पैसे लगते हैं, तो वो सब नगर पालिका में जाकर देना पड़ता है। और वैसे भी ये आपका राइट है कि आप अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि मेरा ज़मीन कितना एकड़ में है, किससे कितना है। अगर कभी कोई उलझन हो गया तो आप निकलवा सकते हैं, ये आपका राइट है। कई बार ये रिकॉर्ड जो है ना, बट आसानी से नहीं मिलता है। लोगों को हासिल करने के लिए बहुत सारा इसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई राज्य में ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो कंप्यूटर में डाल के जो पंचायत होता है उसके दफ्तर में दे दिया जाता है, ताकि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। ठीक है, और नई सूचनाओं के अनुसार जो है ये नियमित रूप से अच्छे से रह सके।
अब यहाँ पे कहा गया है कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, ठीक है। एक किसान अपनी फसल दूसरे किसान को बेचना चाहता है। फिर एक किसान अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेता है। और एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। और एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटों बेटियों को बांटना चाहता है। इस तरीके से है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसी बात को ये समझाया गया है कि भारत में जो है सभी राज्य किस में बटा हुआ है, जिला में बटा गया है, ठीक है। और जो भी ज़मीन का मामला होता है वो छोटे छोटे जिलों में भेजा जाता है, ठीक है। जिला को भी खंडवार में बांटा गया है। किसे? पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है उपखंड में बांटा गया है। फिर उसके बाद तहसील होता है जिसको तालुका भी कहते हैं। सबसे ऊपर जो होता है ना वो डीएम होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका तहसीलदार होता है। फिर आपका पटवारी होता है, उसके नीचे पटवारी होता है। तहसीलदार का क्या काम होता है कि जो भी पटवारी का मतलब उसके अंडर जो भी टैक्स वगैरह आ रहा है उसको देखना, ज़मीन का जो राजस्व है वो उसको देखना, ये सब रिकॉर्ड सही से रखे जा रहे हैं या नहीं, जो राजस्व है वो इकट्ठा हो रहा है या नहीं, किसान का अपना रिकॉर्ड्स का नकल निकलवाना, ये सब किसका काम है? तहसीलदार का काम है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, यह फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, यह फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जब आप बनवाते हैं तो वो कहाँ से बनता है? तहसीलदार के रिकॉर्ड से ही बनता है। जो भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ओबीसी वगैरह जो बनवाया जाता है वो कौन जारी करता है? वो सब तहसीलदार ही जारी करता है, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार जो है उसके ऑफिस में सिर्फ ज़मीन से जुड़े वाद विवाद के मामले जो है वो सुने जाते हैं। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नया कानून आया था 2005 में। इसमें ये कानून आया था कि जो भी पिता का धन है, संपत्ति है, वो सिर्फ पहले क्या होता था कि बेटों में बांटा जाता था, ठीक है, सिर्फ बेटों में बांटा जाता था। उसके बाद जो है ये क्या किया गया 2005 से कि अब जो भी ये संपत्ति होगा बेटा का वो बेटियों में भी बांटा जाएगा, ठीक है, वो बेटियों में भी बांटा जाएगा। ये जो है ना, ये एक महिला जो है वो खेत में जो काम करती है उसको सिर्फ एक हेल्प के रूप में देखा जाता है। किस रूप में? उसको सिर्फ एक हेल्प के रूप में देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वोमेन भी जो है वो मैन से कंधे मिलाकर काम कर सकती है। ये उसको दर्जा नहीं दिया जाता था, उसको सिर्फ एक हेल्प के रूप में लिया जाता था, ठीक है। हिंदू में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे ज़मीनी हिस्सा जो है बेटियों को नहीं मिलता था। फिर पिता की मृत्यु के बाद जो है वो ज़मीन बेटों में ही बांट दिया जाता था। लेकिन जब 2005 में ऐसा कानून आया तो ये हिंदू परिवार में बेटों और बेटियों को बराबर बराबर ज़मीन या उसकी जो भी जितने भी धन संपत्ति है दोनों को बराबर भाग में बांटा जाता है, ठीक है। कानून जो है ये सभी राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस कानून की बड़ी संख्या में जो वोमेन है, औरत है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक सुधा है, ठीक है, एक सुधा नाम की औरत है जो कि खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसके पापा जो है वो किसान रहते हैं, ठीक है, वो सबसे उसकी बड़ी बेटी है। इसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तब इसका सारा संपत्ति जो है वो अपने बेटों में बांट देता है। लेकिन ये कहती है कि इसका बराबर बराबर भाग सुधा को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शादीशुदा होती है फिर उसको भी ये मिलने की मांग करती है। सुधा अक्सर जो है खेत में अपनी माँ का हाथ बटाती है और माँ ने पटवारी जो है वो पटवारी से कहती है कि ज़मीन अब बेटे के साथ साथ उसके और बेटियों के नाम का रिकॉर्ड आ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये राम है, ठीक है, और राम है ये, इसका बेटा जो है मोहन है, ठीक है, ये राम है और इसका बेटा मोहन है। तो मोहन का पिता जब ये मर जाएगा, ठीक है, तो ये इसके नाम पे सारा जितना ज़मीन है ना वो अब मोहन अपने नाम पे करवा सकता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही बताया गया है कि उसके जो पति है, जब उसके पिता जब मर जाते हैं तो अपनी जो ज़मीन है ना वो दोनों बेटियों के नाम पर रिकॉर्ड जो है वो आ जाती है। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटों और बेटियों की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी चिंता में जी रही थी, ठीक है। इसी तरीके से बताया गया और कुछ भी नहीं है विशेष इसमें। बस ये पोएम जो है ना मतलब कविता टाइप का है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहती एक अपना घर, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये पोएम मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी इस पोएम को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। इसमें बस और कुछ नहीं दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी जो है नीचे वो सब एक क्वेश्चन दे दिया गया है डिस्कशन के लिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों को अगर जो समझ में ना आए ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।